मनी गुरु में आज हम बात कर रहे हैं टॉप 5 म्यूचुअल फंड मिथ्स की। हम आपको ये बता रहे हैं कि ऐसे कौन सी भ्रांतियां हैं जो म्यूचुअल फंड्स के इर्द गिर्द होती है जिससे कि कुछ लोग म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट नहीं करते हैं। अब तक हमने बात की है कि कैसे लोगों को लगता है कि म्यूचुअल फंड सिर्फ इक्विटी इन्वेस्टर्स के हैं, जबकि इसमें कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है। जबकि टॉप परफॉर्मिंग फंड्स में कुछ लोग समझते हैं कि अगर वो इन्वेस्ट करें तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा जो रिटर्न है वो मिलेगा। आपको अपने रिस्क एपेटाइट के थ्रू ही किसी परफॉर्मिंग फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। एंड सेकेंडली जो थर्ड मिथ है वो ये कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ पोर्टफोलियो के लिए आप बहुत सारे फंड्स अपने किटी में डालें तो आपको बहुत फायदा होगा, जो कि करना सही नहीं होता। कॉम्पैक्ट पोर्टफोलियो रखेंगे तो आपके लिए काफी ज्यादा बेहतर होगा और उससे डिसिप्लिन भी मेंटेन होगा। हमारे साथ हेमंत रुस्तगी हैं इन तमाम मिथ्स पर बातचीत करने के लिए। हेमंत, कई बार हमने ये भी सुना है कि कई लोगों के लिए निवेशक जो होते हैं कि वो अपना जो पोर्टफोलियो है वो रीबैलेंस करते रहते हैं। इक्विटी से पैसा निकाल कर डेट में डाल दिया, राइजिंग मार्केट में उनको लगता है कि इनका जो रिटर्न है वो रिड्यूस हो जाएगा। टाइम टू टाइम जो रीबैलेंस करते रहते हैं पोर्टफोलियो निवेशक, उनके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, रीबैलेंसिंग करना मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि आप एक एसेट एलोकेशन लेके चलें और उसको मेंटेन करें। एसेट एलोकेशन का मतलब ये है कि आपका कितना पैसा इक्विटी में जाए, कितना पैसा आपका डेट में जाए, कितना पैसा गोल्ड में जाए, कितना पैसा रियल एस्टेट में जाए। तमाम जो ऑप्शंस हैं उस किस तरीके से अपने पोर्टफोलियो को आप बांटेंगे ताकि आपको सही मायने में डाइवर्सिफिकेशन मिले। रीबैलेंसिंग करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कहीं मान लीजिए आपने डिसाइड किया कि आपका इक्विटी एक्सपोजर 50% होना चाहिए और वो बढ़ के 50, 75 या 80% हो गया क्योंकि मार्केट अच्छा कर रही है। अब आपको एक डिसीजन लेना है कि क्या आप उस पोर्टफोलियो को अलाउ करेंगे इस तरीके से बढ़ने का, लेकिन कल को अगर मान लीजिए मार्केट आगे जाके गिरा तो कितना गिरावट होगी, या जो आपको फ़ायदा होना था वो आपको हुआ कि नहीं। रीबैलेंसिंग का मतलब ये है कि आप पोर्टफोलियो की जो एलोकेशन है वो अपने ओरिजिनल एलोकेशन के नज़दीक लाते हैं। अगर आपकी एलोकेशन में 10% का फ़र्क है तो आप उसको छोड़ दीजिए, उससे ज़्यादा है तो रीबैलेंसिंग करना है। प्रॉब्लम रीबैलेंसिंग की क्या होती है कि रीबैलेंसिंग की अगर आप एक स्ट्रैटेजी फॉलो ना करें, एब्रप्टली करें, हैपहैज़र्डली करें, यानी आपको लगा कि थोड़ा मार्केट बढ़ गया तो आपने निकाल लिया और थोड़ा मार्केट गिरा तो आपने इक्विटी से निकाल के फिर डेट में चले गए, वो जिस तरह की रीबैलेंसिंग है वो बिल्कुल सही नहीं है। एक डिसिप्लिन तरीके से करें। और जैसा आपने कहा बिल्कुल सही है, काफ़ी लोगों को ये भी लगता है कि अगर मैंने रीबैलेंसिंग किया कि इक्विटी से निकाल के डेट में तो हमारे रिटर्न में फ़र्क पड़ जाएगा। ऐसा नहीं है। कोई भी एसेट क्लास एक तरीके से बिहेव नहीं करती है, डिफरेंट समय पे डिफरेंट तरीके से बिहेव करती है। अगर आप एक सही तरीके से रीबैलेंसिंग करेंगे तो इसका मतलब यह है कि आप डिफरेंट एसेट क्लासेस में बने रहेंगे, यानी जब भी जो एसेट क्लास अच्छा करेगी उसको आपका फायदा होगा, बजाय इसके कि आप हैपहैज़र्डली डिसीजन लेके पूरा पैसा इक्विटी से निकाल लें या पूरा पैसा डेट से निकाल लें। तो रीबैलेंसिंग करना बहुत ज़रूरी है। जैसा मैंने कहा, अगर रीबैलेंसिंग में 10 या 12% का फ़र्क है तो छोड़ दीजिए, उससे ज़्यादा है तो उसको नज़दीक लाने की कोशिश कीजिए। एक सेट टाइम फ्रेम के बाद कीजिए। जैसे अगर आप हर साल में एक बार करते हैं तो आपके जो रिटर्न है वो भी टैक्स एफिशिएंट हो जाएंगे, एक डिसिप्लिन आएगा, और जो एब्रप्टली आप डिसीजन लेते हैं वो आप नहीं लेंगे। एब्सोल्युटली। इनफैक्ट ये भी देखा गया है आमतौर पर हेमंत कि कुछ जो निवेशक होते हैं या कह सके जो फर्स्ट टाइम म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना चाहते हैं थ्रू SIP, उनको ये लगता है कि म्यूचुअल फंड में निवेश करना मतलब पैसे कमाना, मल्टी बैगर स्कीम्स में पैसे डालें और जल्दी से हमें कुछ रिटर्न मिल जाए। और जब वो रिटर्न उन्हें नहीं मिलता है वो डिसअपॉइंट हो जाते हैं। उनको लगता है कि ये जो फंड है वो नॉन परफॉर्मिंग ही है, मतलब उनको नेगेटिव रिटर्न तो मिल रहा है लेकिन उसका जो दोष है वो एक्चुअली फंड को ही दे देते हैं। ये कितना हद तक सही है? देखिए, आपने बिल्कुल सही एग्जांपल दिया। मैं अगर SIP की बात करें, प्रॉब्लम SIP में क्या होती है, SIP एक ये प्रूवन फैक्ट है कि काफ़ी अच्छा तरीका है पैसा बनाने का, और ज़रूरी नहीं कि आपको सिर्फ इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करने के लिए SIP करनी है। SIP एक आपके इन्वेस्टमेंट प्रोसेस में एक डिसिप्लिन लेके आता है, यानी आप कमिट करते हैं कि हम इतना पैसा हर महीने इस फंड के अंदर डालेंगे, तो वो जो टाइमिंग द मार्केट की जो प्रवृत्ति रहती है इन्वेस्टर्स के अंदर वो वहाँ से निकल जाती है। लेकिन दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ एक और भी है कि आप एक डिफाइंड टाइम होराइजन करके आप इन्वेस्ट करें। जैसे मैंने पहले कहा कि अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हैं तो इक्विटी में करें, और वो अगर आप SIP से इन्वेस्ट कर रहे हैं बिना सोचे समझे, काफ़ी इन्वेस्टर्स को लगता है कि चलिए हम एक काम करेंगे, 1 साल तक देखते हैं इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, उसको देख के डिसाइड करेंगे आगे क्या करना है। ये बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है। हम सब जानते हैं इक्विटी मार्केट शॉर्ट टर्म में, मीडियम टर्म में वॉलेटाइल हो सकती है। डिफाइंड टाइम होराइजन लेके लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें। अब प्रॉब्लम क्या है, जब आप नेगेटिव रिटर्न देखते हैं तो आप एब्सोल्यूट रिटर्न देखते हैं, जबकि वो बिल्कुल भी सही नहीं है। म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस को एनालाइज करने का तरीका रिलेटिव परफॉर्मेंस देखना कि मेरे जो बेंचमार्क है फंड का उसके मुकाबले में हमने कैसा परफॉर्म किया। बेंचमार्क इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो उसको बीट करने की कोशिश फंड मैनेजर करता है, और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि आप समझ लें कि आप किस फंड से किस तरह की रिटर्न की उम्मीद कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपका बेंचमार्क 10% डाउन है, आपका फंड
5% डाउन है तो फंड मैनेजर ने अपना काम किया, यानी उन्होंने आपको 5% का लॉस से बचाया है। तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए एब्सोल्यूट रिटर्न नहीं देखना है, आपको रिलेटिव परफॉर्मेंस देखना है। ये बिल्कुल भी सही नहीं है कि बुरे वक्त में आप इक्विटी की परफॉर्मेंस एफडी के सामने करें और जब अच्छा वक्त हो तो आप एफडी को बिल्कुल भूल जाएं और बोलें कि ये जो है पैसा जो बनाया वो सिर्फ इसलिए बनाया क्योंकि हमने अच्छा काम किया। तो ये बिल्कुल सही तरीका नहीं है। एनालाइज करने का तरीका है, रिलेटिव परफॉर्मेंस देखें, बेंचमार्क के रिटर्न देखें और देखें कि आपने फंड ने उसके सामने किस तरह की परफॉर्मेंस किया। एब्सोल्युटली। तो कुछ ऐसे मिथ्स, कुछ ऐसी भ्रांतियां जो एक्चुअली म्यूचुअल फंड्स के इर्द गिर्द हम आमतौर पर देखते हैं, उनको आपने काफ़ी अच्छे एलैबोरेट तरीके से आज समझाया है दर्शकों को। हेमंत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और यही उम्मीद हम करते हैं और कोशिश यही करते हैं मनी गुरु में भी कि ऐसे ही कुछ टिप्स और ऐसे ही कुछ जो गोल्डन रूल्स हैं वो म्यूचुअल फंड्स के अपने दर्शकों को दे, जिससे वो इंकरेज हो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए और एक अपना स्मार्ट फोलियो बनाए, स्मार्ट इन्वेस्टर बने। थैंक यू सो मच हेमंत रुस्तगी हमारे साथ मनी गुरु के आज के स्पेशल एपिसोड में जुड़ने के लिए।